Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. My dear students, today we will teach chapter 3 Weather and Climate. So dear students, without waste time, we will start our chapter 3. My dear students, you are seeing some points notes on whiteboard like weather and climate. So the definition of weather, change in the atmosphere over a short time. मीन समझ में आ रहा है बेटा आपको कि एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट टाइम। आप चाहें तो इसको क्लाइमेट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे चेंज इन द एटमॉस्फेयर ओवर ए लॉन्ग टाइम या चेंज इन द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट टाइम। यानी अगर शॉर्ट टाइम की बात करेंगे तो वेदर, लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो क्लाइमेट। मीन्स मैंने आपको कई बार बताया है कि जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, बट वेदर यानी मौसम वो पर डे चेंज होता है, एवरी डे चेंज होता है। यानी एवरी डे की बात मैं कहूँ क्या, वो हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट चेंज होता है। जैसे अभी आज का वेदर आप देख रहे हैं, आज का मौसम कैसा है, न तो सनी है ना क्लाउडी है, रेनी सीजन हो रखा है ना। मीन्स क्लाउडी मतलब क्लाउड्स भी नहीं है और सन भी नजर नहीं आ रहा है। कैसा मौसम हो रखा है, बहुत ही प्लीजेंट मौसम है। मैंने प्लीजेंट की बात की तो हम प्लीजेंट अभी हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बाद प्लीजेंट के बारे में बात करेंगे, बट मैंने अभी प्लीजेंट वर्ड में बात किया, यानी बहुत ही सुहावना मौसम है, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। मौसम कैसा है, बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही सुहावना मौसम है, जैसा हम चाहते हैं। ना हमें गर्मी फील हो रही है ना ही हमें ठंडक लग रही है ना। तो मैंने भी कहा कि चेंज इन द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड वेदर। यानी जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो वायुमंडल है, अगर ये शॉर्ट टाइम में चेंज होता है उसको कहते हैं वेदर। जो थोड़ी थोड़ी देर पे बदले। कल का मौसम कैसा था आपने देखा था, रेन हो रही थी, फिर धूप निकल आई यानी सन भी निकल आया, यानी कभी रेनी कभी क्लाउडी, कभी जो है आपका सनी सीजन हो रहा था। सीजन क्या था, रेन सीजन चल ही रहा है, बट समर सीजन भी चल रहा है। अब आप कह सकते हैं कि रेन सीजन और समर सीजन का आपस में क्या चल रहा है, ओवरलैप हो रहा है। कभी समर सीजन आ जाता है, हमें दिखने लगता है, तो कभी रेन का सीजन नजर आने लगता है। और कभी कभी इतना देखो, 2 दिन पहले बरसात हुई थी तो हमें रात में ठंडक भी लग रही थी, तो हमें लगा विंटर का सीजन भी आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, तब सीजन बदलते रहते हैं। बट अभी अगर मेनली सीजन की बात की जाए तो समर सीजन चल रहा है ना। या आप कह सकते हैं कि समर सीजन बीतने वाला तो नहीं है, बट देखा जाए तो समर सीजन को ओवरलैप करके मानसून सीजन या रेनी सीजन आ चुका है। क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया में हर 5 जून को, है ना बेटा, 5 जून को क्या आ जाता है, मानसून आ जाता है। इस समय मानसून आ चुका है, केरला में इंटर हो चुका है बेटा, है ना। और तय समय से पहले देखा जाए तो जो हमारे जो वेदर साइंटिस्ट होते हैं, जो मौसम विज्ञानी होते हैं, उन्होंने जो समय टाइम हमें बताया था कि मानसून आएगा, उससे पहले ही मानसून आ गया है, बारिश उससे पहले ही शुरू हो गई है। तो हम अपने टॉपिक करते हैं कि चेंज इन द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड वेदर। यानी जो मौसम, जो एटमॉस्फेयर छोटे समय अंतराल पर बदलता है उसको कहते हैं वेदर। हम क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट देख लीजिए, रेगुलर पैटर्न में दिया गया है ना, क्या कह रहा है, आर ओवर ए लॉन्ग टाइम। देखिए आप सिर्फ रट्टा मत मारिए, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, हर क्लास में ये बोलता हूँ, रटने की चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अपने माइंड में बैठाइए। सिर्फ एक छोटा सा शब्द मैंने आपको हिंदी में भी बताया और इंग्लिश में भी बताया कि जहां पर जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका वायुमंडलीय जो गतिविधियां हैं, ये अगर पर डे चेंज होती हैं, हर पल चेंज होती हैं, शॉर्ट टाइम में चेंज होती है, तो उसको कहते हैं वेदर। बट अगर लॉन्ग टाइम में चेंज हो रही हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या 35 ईयर 30 ईयर 20 ईयर 15 ईयर 10 ईयर, अगर इसमें चेंज हो रही तो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। अभी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वेदर का, आज का वेदर आप देख रहे हैं ना, तो द रेगुलर पैटर्न ऑफ द वेदर दैट टेक प्लेस, यानी रेगुलर पैटर्न। देखिए वेदर आ गया ना,
अगर रोज बदलता है तो वेदर, बट अगर यही वेदर बहुत समय तक एक जैसा रहे, अगर यही वेदर बहुत समय तक एक जैसा रहे, बदलाव ना हो उसमें, तो उसको कहा जाता है क्लाइमेट। बात समझ आ रही है? यानी छोटी सी बात आप समझिए कि अगर वेदर पर डे चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे, अगर छोटे समय में चेंज हो रहा है ना, एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, वो पर डे चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे वेदर। बट अगर यही वेदर काफी समय तक एक जैसा रहे तो उसको कहते हैं क्लाइमेट। जैसे अभी आप माउंटेन पे जाते हैं, है ना, माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेन में क्या गर्मी होती है? नहीं, माउंटेन में गर्मी होती नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे वेदर चेंज ही नहीं होता। वहाँ कैसा होता है? कोल्ड का सीजन होता है, और जो सीजन होता है कूल होता है ना, यानी वहाँ पे ठंडी होती है और कूल हमें नजर आती है, कूलिंग नजर आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे यानी एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है? काफी दिनों तक एक जैसा है, इसलिए वहाँ पर मौसम ठंडा ही बना रहता है ना। अब अगर डेजर्ट में चले जाते हैं, अगर हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में भी क्या है? एटमॉस्फेयर वहाँ पे समर सीजन, देखिए हमारे यहाँ गर्मी रहती है ना, अभी समर सीजन था, मई से मार्च से स्टार्ट हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जो भी था, तो आपने एटमॉस्फेयर देखा यहाँ पे कैसा था? समर का एटमॉस्फेयर था ना, समर सीजन था। लेकिन अब आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए थार डेजर्ट, चले जाइए सहारा डेजर्ट, चले जाइए टकलामकान, चले जाइए मंगोलिया, चले जाइए गोबी, चले जाइए, है ना, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट चले जाइए, तो कहीं भी आप चले जाइए, अगर वहाँ आप डेजर्ट में चले जाते हैं तो वहाँ भी यही समर सीजन होल ईयर बना रहता है, पूरे साल भर। चाहे आप जाइए, चाहे आप 4 साल पहले गए होंगे, 10 साल पहले जाइए, जब भी जाइए आप, आपको समर सीजन ही नजर आएगा। अगर हमारे यहाँ विंटर होगा तो वहाँ पे तब भी समर होगा, हमारे यहाँ रेन होगा तब भी वहाँ समर होगा, हमारे यहाँ समर तब भी वहाँ समर होगा। मतलब समझ में आई बेटा आपको? अगर हमारे यहाँ विंटर है तब भी वहाँ समर होगा, हमारे यहाँ रेन है तब भी वहाँ समर होगा, क्योंकि रेन होती नहीं है वहाँ पे। भाई अगर रेन होती तो वहाँ डेजर्ट क्यों होता? बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार बदलाव होते रहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर नोट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। बात समझ आ रही बेटा? आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों हम प्लेजेंट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी एक शब्द बात की थी प्लेजेंट। तो प्लेजेंट मतलब होता है नाइस। देखते हैं, प्लेजेंट मतलब होता है नाइस, यानी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशनुमा। प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट टाइम, खुशनुमा समय, है ना। होता क्या बेटा इसमें? देखिए भाई, प्लेजेंट क्या, अगर समर का सीजन है तो कौन समर के सीजन को पसंद करना चाहेगा? आई थिंक कोई नहीं, क्योंकि समर बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, चिपचिपाहट सी होती है ना, बॉडी एकदम चिपचिपी हो जाती है। कौन समर को पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। अगर हम कोल्ड की बात कर लेते हैं, यानी विंटर की अगर बात कर लेते हैं, विंटर किसको पसंद है भाई? विंटर मोस्टली लगभग सबको पसंद होती है। क्यों? दो रीजन से, क्योंकि दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं, और आप लोग रात में सोने का समय ज्यादा मिलता है। भाई लेट से देर से उठेंगे, सोएंगे जल्दी, उठेंगे देर से, है ना, तो बढ़िया है। तो विंटर इसलिए, यानी जो बच्चे सोने वाले हैं उनके लिए विंटर का सीजन काफी प्लेजेंट होता है ना। अब देखिए, लेकिन एक चीज होती है विंटर में, हाँ एक बात और, विंटर में आप बढ़िया से मस्ती से माहौल से रहते हैं, बॉडी से स्मेल भी नहीं आती, बढ़िया गर्म गर्म, कहीं अलाव कोई वर्क करना नहीं होता है, आराम से अलाव जल रहा है, कहीं आप हीटर सेक रहे हैं, भोजन बढ़िया खा रहे हैं, डाइजेशन भी अच्छा रहता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, है ना, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम अभी हमारे टॉपिक पे आते हैं प्लेजेंट में। तो लेकिन देखिए, अगर समर सीजन और विंटर सीजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ये विंटर खत्म होने वाला होता है और समर आने वाला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग का सीजन। स्प्रिंग का सीजन ये क्या होता है? प्लीजेंट होता है, ये प्लीजेंट होता है। बात समझ आई बेटा? तो इस प्रकार कुछ प्लीजेंट सीजन होते हैं। लेकिन मैंने अगर यहाँ प्लीजेंट की बात की तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे आज का सीजन,
आज का सीजन कैसा है, प्लीजेंट का सीजन है, ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडा का। आप अगर फैन ना भी चले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जो है लाइट क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, हैवी क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रेनी क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको फूड भी आज अच्छा लगेगा, टाइप विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप का फूड भी खाने का मन करेगा, है ना। इस प्रकार प्लेजेंट जो टाइम होता है ये काफ़ी अच्छा होता है बेटा। और एक बात बेटा, ये प्लेजेंट टाइम होगा ना, यानी जितने भी समय सीजन होते हैं ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। बात समझ आ रही है, क्लाइमेट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा एक बात और बेटा, ये क्लाइमेट होता है ना, ये कहीं हर जगह का डिफरेंट क्लाइमेट होता है। कहीं का क्लाइमेट समर का मतलब डेजर्ट का क्लाइमेट होता है, कहीं कोल्ड का क्लाइमेट होता है। अगर हम मान लीजिए अभी मैंने माउंटेन्स की बात की थी, अगर माउंटेन्स पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैंने आपको एक बार बताया है कि गहराई में जैसे जैसे जाएंगे, डीप में जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, अगर हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर्च करिए, अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लर्न नहीं है तो अपने एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, जिससे भी आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाइट पर कितनी मीटर ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज होता है, और अगर इनसाइड द अर्थ की बात करें, अर्थ के अंदर जाने की बात करें, तो कितने मीटर हम नीचे जाएंगे इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जाएंगे तो कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाइट पे जाने पे डिक्रीज होगा, नीचे जाने पे इंक्रीज होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा। ये आज का आपका क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन आपके अंदर वीडियो के अंदर दिए जाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को कंपलसरी करना है, इन सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है बेटा। आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं लिखता है, वो सिर्फ कोड ढूंढता है, अपने वर्क को पीडीएफ के माध्यम से करता है, बाकी पूरी वीडियो भी नहीं देखता है। जबकि मुझे पता रहता है कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन सा बच्चा वीडियो नहीं देख रहा है। इसलिए बेटा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसलिए केयरफुल होकर वीडियो को देखें। बच्चों हम बात करते हैं कि क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो देखिए क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। पहला क्या बेटा, एल्टीट्यूड। देखिए मैंने कहा फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट, फर्स्ट क्या है आपका एल्टीट्यूड। अब आपके बुक में हो सकता है एल्टीट्यूड का नंबरिंग कुछ और हो सकता है, बट आप फैक्टर्स को जानिए। ये मत सोचिए कि सर आपने एल्टीट्यूड को 3rd नंबर पे पढ़ाया या कोई दूसरा फैक्टर को आपने 1st नंबर पढ़ाया, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है। तो एल्टीट्यूड यानी हाइट, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। हम जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं बेटा, मान लीजिए जैसे अगर हम ये माउंटेन वाला इलाका है ना, और हम यहाँ पर हैं, हमारा हाउस यहाँ बना है, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका क्या है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर आपका 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 20 या 21 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना कि हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा और नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री यानी ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, है ना, टेम्परेचर घट गया। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे टेम्परेचर घटता जाता है। यही रीजन है कि माउंटेन पीक्स पर पहुंचने पर वहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, और इसीलिए वहाँ क्या होती है, स्नो फॉलिंग, है ना, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। इसलिए वहाँ क्या होता है, स्नोफॉल, यानी जैसे आप यहाँ पर अगर बरसात होती है यानी यहाँ रेनफॉल होती है तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है। अब आप सोच रहे हो कि स्नोफॉल कहाँ से आया, स्नोफॉल होने का रीजन क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है, टेम्परेचर घटेगा। और आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर को वेपर बनने के लिए आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर को फ्रीज होने के लिए, जमने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 होता जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अभी 20 डिग्री हुआ आगे जाएंगे 10 हो जाएगा, फिर और जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा तो जो वाटर होती है किसमें चेंज हो जाती है, बर्फ में, आइस में। अब क्योंकि टेम्परेचर हाई है वहाँ पर, और जब रेन बरसता है यानी जब बारिश होती है, अब बारिश तो वहाँ से पानी की बूंदें गिरी वहाँ क्लाउड से, क्लाउड यानी बादल से जब पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, मान लीजिए ये आपका क्लाउड है ना बेटा, और यहाँ पे पानी की बूंदें ऐसे ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे गिर रही हैं, है ना, पानी की बूंदें गिर रही हैं। अब यहाँ पे तो ये भी टेम्परेचर ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ के टेम्परेचर में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्नो बन जाएगा, यानी स्नो। अभी यहाँ क्या था, ये वाटर में था, और जैसे इसके टेम्परेचर में आएगा तो क्या बन जाता है, स्नो बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ही 0 डिग्री रहता है, बहुत ही लो रहता है। और जब स्नो बन जाएगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, वहाँ रेनफॉल नहीं होगी, रेनफॉल ना होगी, क्या होती है, नो रेनफॉल, स्नोफॉल। वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हाइट पर जाने पे टेम्परेचर घटता है और बिलो जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और स्नोफॉल होने के चांसेस इसीलिए होते हैं। और यही रीजन है कि हम लोग समर सीजन में कहाँ भी छुट्टियाँ बिताने जाते हैं बेटा, हम लोग समर सीजन में कहाँ जाते हैं, हिल्स पर, है ना। जैसे आप मान लीजिए शिमला जाते हैं, है ना, मनाली जाते हैं, है ना, ऊटी जाते हैं, है ना, ऊटी, है ना, ये तमिलनाडु में बेटा, ये दोनों हिमाचल में है ना। नैनीताल जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, रानीखेत, और कहाँ जाएंगे, पिथौरागढ़, और कहाँ जाएंगे बेटा, और सोचिए आप, माइंड में लगाइए भाई, लेह जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर JNK जाते हैं, लद्दाख, है ना, वही लद्दाख, लेह लद्दाख, है ना, लद्दाख, और धर्मशाला जाते हैं, है ना। ये सारे आपके, अब उत्तराखंड में मसूरी, देहरादून, कुल्लू, मनाली, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हिल्स हैं जो घूमने जाते हैं लोग यहाँ पर, है ना। मसूरी जाते हैं, है ना, तो ये सब जाएंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, अगर हमारे यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। और आपको मैं बता दूँ कि अगर हम 165 मीटर अगर हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे, तो टेम्परेचर 1 डिग्री क्या होता है, माइनस होता है। और अगर हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर डिग्री होता है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस माइनस। क्या समझ रही है। तो अब आप सोच लीजिए कि जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे
वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। अगर देखा जाए बेटा, मैंने देखिए काउंट किया है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर हम जाएंगे तो लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ये 6 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब आप सोचिए कि अगर हमारे यहाँ 30 डिग्री हो रहा, मैं ऊपर गया 1000 मीटर ऊपर गया हूँ, मैं जमीन से, लैंड से 1000 मीटर ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो 30 में 6 कम कर दो, लगभग कितना आएगा, 24। तो अब आप बात समझ में आ गई आपको कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्यों घटता है। हाँ, एक चीज और भी है, वहाँ प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वायु दाब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊंचाई में जाने पे एयर का कंजम्पशन घट जाता है, वहाँ एयर नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पे हो सकता है जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनको उतनी एयर मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी, बट क्योंकि आप जो है लैंड इलाकों से आए हो जहाँ पे एयर बहुत आसानी से इजीली प्रोवाइड हो जाती है, वहाँ जाने पे हो सकता है आपको इतनी आसानी से, तो आपको कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ घंटे आपको हो सकता है वहाँ पर एडजस्ट होने में समय लग सके। डिस्टेंस फ्रॉम सी, है ना, समुद्र से दूरी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एल्टीट्यूड बताया है ना, तो वैसे ही जो पार्ट समुद्र से दूर होगा, ओशियन या सी से दूर होगा, मान लीजिए ये आपका इंडियन वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे आपको कोस्टल एरियाज का ये देखिए, है ना, मैंने पूरा इंडिया नहीं बनाया है, थोड़ा सा मैंने आपको बनाया है ना। तो यहाँ से देखिए ये सब पूरा पार्ट आपका इधर का अरेबियन सी यानी अरब सागर, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल, है ना, ये पूरा पार्ट, और यहाँ वाला पूरा पार्ट जो है ये इंडियन ओशन। तो बात समझ आ रही है? ये तीनों तरफ से आपका वाटर है, ये भी वाटर, ये भी वाटर और ये भी वाटर। बात समझ आ रही है? इसके टाइप से वाटर है, इसी को पेनिनसुला भी कहा जाता है ना। तो अच्छा बेटा, मैंने पेनिनसुला की बात की, तो आइलैंड किसको कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, मान लीजिए जो वाला पार्ट, ये सब यहाँ वाले पार्ट जो कोस्टल एरिया के पास में है, यहाँ पे मौसम कैसा होता है, प्लीजेंट, यहाँ पे मौसम कैसा होता है, प्लीजेंट। बट अगर हम दूर जाएंगे, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज। पर अगर जैसे इधर आते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो उस सुई का वाटर होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जब गर्म नहीं होगा तो ठंडा कहाँ से होगा? तो इसीलिए होल ईयर ये होता है नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। समझ आ रही है? यानी डिस्टेंस जैसे जैसे समुद्र से हम बढ़ेंगे, दूर जाएंगे, यानी समुद्र के करीब आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, और समुद्र से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि समुद्र के जो आसपास का इलाका होता है ये न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि समुद्र का पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। दूसरा रीजन क्या है? क्योंकि कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वेपोराइजेशन का वर्क कहाँ से होता है। वेपोराइजेशन यानी जो वाटर साइकिल है वो पहले क्या नाम है, हीट पड़ती है, वो हीट होते हैं, पेपर बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर क्लाउड बनते हैं, क्लाउड के बाद रेन होती है, फिर पानी बनते हैं, फिर जो है आइस में या फिर नदियों के माध्यम से बहते हुए वो फिर समुद्र में चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो वाटर साइकिल का जो पूरा साइकिल है वो कहीं न कहीं स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके ओशियन से। तो इसीलिए जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो पानी क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, वो उबलते हैं,
वेपर बनते हैं, जब ऊपर बढ़ते हैं तो वो बादल बनते हैं, फिर बरसात हो जाती है। मैंने आपसे कहा कि जो ये कोस्टल एरिया वाले इलाके हैं बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने का रीज़न ये भी है कि वहाँ पे बरसात अच्छी होती है, क्योंकि वेपराइजेशन अच्छा होता है। जब बारिश अच्छी होगी तो जो है क्या होगा, वहाँ पे बारिश अच्छी होगी तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगी, यानी जो फॉरेस्ट मिलेंगे तो वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है वो कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर को, हमारे क्लाइमेट को या वेदर को मेंटेन करता है। बात समझ आ रही? जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे समुद्र से, ओशियन के या समुद्र से, तो कहीं ना कहीं हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पास होते जाएंगे वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यही रीजन होता है कि अगर आपको कोई रिलेटिव जो है मुंबई में या पुणे में या तमिलनाडु में रहता है तो आप उनसे कॉल कर पूछ सकते हैं कि क्या वहाँ पे समर सीजन हो रहा है, क्या वहाँ पे गर्मी हो रही है, तो वो शायद आपको यही बताएंगे। और यही रीजन है कि पूरे साल भर वहाँ पे विंटर का सीजन ही नहीं होता है। आप हमेशा नोट करिए कि कोस्टल एरियाज के पास कभी विंटर सीजन नहीं होता, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो समुद्र या ओशियन के आसपास का इलाका होता है, तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे विंटर का सीजन नहीं होता है। वहाँ पे हमेशा प्लीजेंट मौसम बना रहता है, हमेशा नाइस सीजन होता है, नाइस वेदर होता है, डे बहुत ही कूल होता है, लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। है ना, ये क्या है, डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक बार बताया था। ये देखिए, अभी आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 0 डिग्री यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, है ना। यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल डे एंड नाइट, है ना। और आपको ये बताता है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 हाफ, 66 हाफ, 66 हाफ नॉर्थ, 66 हाफ साउथ, 23 हाफ साउथ, 23 हाफ नॉर्थ। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, यानी ऊंचाई बढ़ते जाएंगे। अच्छा एक बात और, ये है टॉररिड जोन, ये है आपका टेम्परेट, ये है आपका फ्रिगिड, है ना। जैसे यहाँ भी फ्रिगिड, ये है टेम्परेट, ये आपका टॉररिड है, ये समझ आ रही है। तो जैसे अगर हम टॉररिड जोन यानी इक्वेटर के पास रहेंगे, ये 23 हाफ तक अगर हम रहेंगे तो हमारे पास समर का सीजन यानी गर्मी टेम्परेचर हाई रहेगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर यानी 23 हाफ के ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर जो है आपका टेम्परेचर जोन में नॉर्थ टू कोल्ड, नॉर्थ टू हॉट होता है, नॉर्थ टू कोल्ड, नॉर्थ टू हॉट। बट अगर हम फ्रिगिड में पहुंच गए तो यहाँ पे कोल्ड ही कोल्ड है। ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ टू कोल्ड, नॉर्थ टू हॉट, यहाँ कोल्ड ही कोल्ड है, एवरीवेयर कोल्ड, ये भी कोल्ड, है ना, यहाँ पे नॉर्थ। बट अगर यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई? देखिए अब आप इंडिया की बात ना करिए, इसलिए क्योंकि इंडिया का विस्तार जो है वो मैंने आपको बताया है कि 8 डिग्री से लेकर लैटिट्यूड से लेकर और ये 36 तक है, बीचों बीच में आ रहा है। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ समर सीजन के साथ विंटर सीजन भी है, रेन सीजन भी है ना। हमारा विस्तार यहाँ तक है, अगर देखा जाए यहाँ से लेके इतने बीच में हमारा इंडिया पाया जाता है। तो हमारा तो इक्वेटर पे तो आ ही जा रहा है ना। तो जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे यहाँ समर सीजन घटेगा और विंटर सीजन बढ़ेगा। यही रीजन है कि ऊंचाई पे, क्योंकि आधा पार्ट हमारा टेम्परेट जोन में भी आता है, आधा हमारा टॉररिड जोन में भी आता है, इसीलिए हमारे यहाँ समर सीजन भी होता है और हमारे यहाँ विंटर सीजन भी होता है। और रेन तो है ही है क्योंकि इक्वेटर है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर तीनों सीजन अच्छे आसानी से पाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह तीनों सीजन आसानी से नहीं मिलते हैं। और देखा जाए तो इंडिया में 3 सीजन ही नहीं, लगभग 6 सीजन पाए जाते हैं, है ना। आपको पता है, आपको बताया भी है कौन कौन से हैं। कि पहली बात आप मेनली 3 जानते हैं, समर, विंटर और रेन, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग, है ना। 5 ये हो गए। हिंदी की अगर बात करें तो जाड़ा, गर्मी, बरसात, उसके बाद बसंत, हेमंत और शिशिर, है ना। 6 होते हैं, हिंदी में 6 माने जाते हैं। इंग्लिश में भी लगभग मोस्टली
6 हुए, लेकिन हम उसको 3 ही पढ़ाते हैं बेटा, 3 में पढ़ाते हैं, 2 एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है, इसलिए 5, है ना। तो इस प्रकार डिस्टेंस फ्रॉम सी इक्वेटर, यानी जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर इक्वेटर के पास आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। ये नहीं कह सकते आप, या तो आप ये कहिए इक्वेटर से, अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटेगा, यानी ठंडक बढ़ती जाएगी, और या तो ये कहिए कि पोल्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि तब गर्मी बढ़ती जाएगी। एक बात और, जहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे बरसात भी अच्छी होगी, और यही रीजन है कि इक्वेटर पर जो है, यानी जो 0 डिग्री टेम्परेचर है, जो 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, यहाँ पे बरसात होती है, बरसात अच्छी होती है तो प्लांट अच्छे पाए जाते हैं। प्लांट कौन से पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बेटा आपको पॉइंट लिखना है कि कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना, तो ये आपको लिखने हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है बेटा, तो जब फॉरेस्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ एनिमल भी होंगे, क्योंकि एनिमल पे जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड किससे मिलता है? प्लांट से। अब देखिए, अब आप सोच रहे सर कौन से एनिमल पाए जाएंगे? बेटा वहाँ पे सारे एनिमल्स मिलेंगे, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, है ना, ओमनीवोरस, सारे प्रकार के वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए हर्बीवोरस आएंगे वो प्लांट खाएंगे, प्लांट को खाएगा कौन? हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस आ गए तो उनको कौन खाएगा? कार्निवोरस। अब कार्निवोरस आए हैं, कुछ प्लांट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों को खा जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। बट हमारा लास्ट पॉइंट है विंड, हमारा 4th पॉइंट है विंड। विंड मतलब हवाएं, है ना। देखिए विंड से क्या होता है भाई? देखिए विंड से बहुत कुछ होता है। अगर हवाएं नहीं चलेंगी तो क्लाउड्स नहीं आएंगे, जब क्लाउड्स नहीं आएंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो भाई बारिश नहीं होगी, तो वाटर की जो सप्लाई है, जो वाटर का सप्लीमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, लोगों का इरिगेशन नहीं होगा, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा, सारे प्लांट सूख सकते हैं, ड्राउट आ सकता है, यानी सूखा पड़ सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो विंड्स का बहुत बड़ा रोल है बेटा, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जब सेलर लोग होते थे, जब नाविक लोग अपनी नौकाओं को लेकर कहाँ जाते थे? ओशियन में, सी में, क्या पकाने? फिशिंग के लिए। तब इन्हीं नौकाओं, इन्हीं हवाओं की वजह से वो फिशिंग करते थे, क्योंकि हवाएं जिस डायरेक्शन में बढ़ती थी उसी डायरेक्शन में इनकी नाव आगे बढ़ती थी। बात समझ आ रही है? अब हवाएं भी कई प्रकार की होती है बेटा, बात समझ आ रही है? हवाएं भी कई प्रकार की होती हैं। अब देखा जाए तो कुछ होती है जैसे समर विंड्स, समर विंड, फिर मानसून विंड, मानसून विंड। अब देखिए हमारे यहाँ देखिए इस समय मानसून विंड चल रहा है ना। अब मानसून विंड बेटा कहाँ से आएगी? देखिए यहाँ मैं फिर आपको एक मैप बनाता हूँ, है ना। अब अगर देखिए इस प्रकार अगर विंड्स आएंगी या इधर से विंड्स आएंगी, है ना, या इधर से विंड्स उठेंगी, ये क्या है आपकी? मानसून विंड्स होगी, क्योंकि यहाँ से क्या लेकर आएंगे? ये वाटर वेपर, या इनको हम वो क्या लेकर आती हैं? हाँ, वाटर वेपर, है ना, वाटर लेकर आती हैं और यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ आसपास के इलाकों में बरसात होगी। और कुछ हवाएं इधर से बढ़ती हैं, इन साइड से, या कुछ हवाएं इधर से, जहाँ पर डेजर्ट है अगर इससे एंटर कर रही हैं, इसको क्या कहते हैं? समर विंड्स। क्योंकि वो क्या ला रही है साहब? ला कुछ नहीं रही है, सिर्फ समर की गर्मी बढ़ा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लू, है ना, इसको क्या कहा जाता है? लू। हमारे यहाँ लू चलता है, कहीं हरमट्टान, कहीं चिनूक, कहीं कुछ, यानी ये जो है ब्लैक समर। इस प्रकार बहुत सारी विंड्स होती हैं जो बहती हैं, जो हमारे क्लाइमेट को भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्योंकि देखिए एक ये वाली रेन आ रही है, तो एक ये वाली विंड्स आ रही है जो
आपके थर्ड डेजर्ट से इंटर कर रही है, उससे क्या हो रहा है, समर मीन्स जिससे गर्मी बढ़ रही है, तो हमारे क्लाइमेट और विंटर को, वेदर को चेंज करेगी जरूर। अगर यहाँ से इंटर कर रही है तो यहाँ से वाटर लेकर आएगी, जहाँ से ऐसे इंटर करेगी, वाटर इंटर करेगी, तो हमारे यहाँ बरसात होगी। हाँ, अब फर्क इतना है कि अगर ये आपका वेस्ट साइड है या आपका ईस्ट साइड है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बीओबी मान लीजिए, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा भी कह सकते हैं, बट बीओबी की बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल, और ये है आपका एरेबियन सी यानी एएस मान लीजिए। अगर इधर से इंटर करेगी इसको कहेंगे अरेबियन मतलब इसको कहेंगे अरब सागरीय धाराएं, इसको कहेंगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून धाराएं, है ना, यानी मानसून हवाएं। तो इस प्रकार ये अपने साथ पानी लेकर आती है खूब सारा, बहुत चक्रवात यानी साइक्लोन, है ना, और यहाँ पे बरसात कराएंगे, और जब बरसात कराती है तो खूब झमाझम बरसात होती है। अब अगर मान लीजिए इधर की बात मैं कर लूँ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे कुछ माउंटेन्स हैं जिसको हम अरावली माउंटेन्स कहते हैं, यहाँ से टकराएगी फिर ऐसे चली जाएगी, तो इस साइड में बढ़ेगी मानसून, है ना। क्यों? अगर ये मानसून ना होता तो ये हवा, ये पर्वत ना होता तो मानसून ऐसे निकल जाती, तो यह वाला पूरा पार्ट में बरसात नहीं होती। लेकिन यहीं पर ये ऐसे ऐसे चट्टान, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ से मानसून चली, यहाँ पे एक पश्चिमी घाट माउंटेन है, ये पूरा लंबा फैला हुआ है ऐसे, है ना। अब यहाँ से टकराएगी फिर ऐसे आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ टकराएगी फिर ऐसे, पूरे भारत में फिर यहाँ हिमालय है, फिर ये वापस हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात किससे होती है? अरेबियन सागर वाली जो मानसून होता है, इसे से बरसात होती है। इंटर किया, यहाँ टकराया, यहाँ हिमालय में जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में टकराया, फिर ये लौट पर आएंगे, वापसी हो गया, रिटर्न हो गया। अब अगर आपके सवाल में पूछा जाए तो ऐसे जब रिटर्न करेगा तो ये वाला पूरा पार्ट, है ना, क्योंकि यहाँ जब बरसात हुई थी तो ये वाला पूरा पार्ट बिना पानी के रह गया था। लेकिन जब बरसात लौटने लगेगा, जब मानसून लौटने लगेगा तो ये बरसात कहाँ होगी? ये आपका तमिलनाडु वाले पार्ट में बरसात होगी। इसीलिए कहा जाता है कि लौटते हुए मानसून से, रिटर्निंग मानसून से सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा। मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये समझ लीजिए आज हमारा कोड है, ठीक है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बेटा। तो हमारा टॉपिक ये समाप्त हुआ। अगर आपको कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नोट करें या हमें पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल करें। और बेटा वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों का टेस्ट जो है स्टार्ट हो रहा है ना, 22 जून से। तो इस प्रकार अभी तक जो टॉपिक्स हमने आपको जीके भी एसएसटी में पढ़ाया है, यहाँ तक का टेस्ट आपको आएगा। अगर मैंने आज ये चैप्टर फिनिश किया है तो ये मानकर चलिए कि ये चैप्टर भी आपके टेस्ट में आएगा। सिलेबस मेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही मैं टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन के तरीके होंगे मल्टीपल क्वेश्चन और वन लाइनर, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मैं लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग एंड जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये मैं आपको करने के लिए नहीं दूंगा। दूसरी बात, अगर आपको कहीं डाउट्स होते हैं तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप हमसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच बच्चों।